Hello, my dear subscribers and my dear students. Today, our topic is molecular basis of inheritance, NEET biology. Most important questions. So, let us start molecular basis of inheritance. Okay, so now gene. It is a segment of DNA that code for RNA. ये जीन की definition है. It is a segment of DNA. Gene is a segment of DNA that code for RNA. Now nucleosome, it is a negatively charged form of DNA is wrapped around the positively charged histone octamer is called nucleosome. It is present in eukaryotic cell. ए न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर. एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं और एक न्यूक्लियोसोम जो है वो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है. ओके, तो नाउ न्यूक्लियोसोम की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये डायग्राम है न्यूक्लियोसोम का. न्यूक्लियोसोम डीएनए इसमें हम देख रहे हैं निगेटिवली चार्ज डीएनए है और हिस्टोन ऑक्टमर जो हमें दिखाई दे रहा है कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है. ओके, सो नाउ डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज एंड हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. नाउ न्यूक्लियोइड. व्हाट इज न्यूक्लियोइड? इट इज ए फ्री फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल present in prokaryotic cell which does not contain the histone protein. न्यूक्लियोइड जो है बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता और फ्री फॉर्म में होने वाला जेनेटिक मटेरियल है. बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड एंड आवर जेनेटिक मटेरियल विच इज wrapped with histone protein octamer is called nucleosome. तो now distinguish between nucleosome and nucleoid देखते हैं. It is the DNA of eukaryotic cell. Nucleoid, it is the DNA of prokaryotic cell. Nucleosome, histone protein is present and now in nucleoid histone protein is absent. Nucleosome, this DNA occurs in enclosed form and this DNA occurs in free form. Now structure of DNA. DNA is discovered by Frederick and Miescher. He called it nucleon. Nucleon. A nucleotide has 3 component. तो DNA जो होता है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड में 3 component होते हैं. These 3 components are nitrogenous base, deoxyribose, pentose sugar and phosphate group. सो नाउ नाइट्रोजनस बेस इट इज़ ऑफ 2 टाइप. 2 तरीके के होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन. प्यूरिन में एडेनिन एंड गुआनिन आता है और पिरिमिडिन में साइटोसिन एंड थाइमिन आता है. नाउ डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर इन नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड इन प्यूरिन एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. नाउ थर्ड कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप. A phosphate group is attached to 5-OH of nucleotide through the phosphate phosphodiester linkage. तो phosphate group में जो linkage होती है उसे हम कहते हैं phosphodiester linkage और नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच में जो लिंकेज होती है उसी को हम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं. तो हमने अभी डीएनए में 2 लिंकेज देखी, एक तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखे और एक हमने एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखी. ओके, नाउ दिस इज़ द डीएनए, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जिसमें हम देख रहे हैं फॉस्फेट जो है 5- और इसके बाद एक मॉलिक्यूल CH2 और पेंटोस शुगर और पहले जुड़ा है एडेनिन, फिर उसके बाद फॉस्फेट, फिर पेंटोस शुगर, फिर उसके बाद थाइमीन जुड़ा हुआ है, फिर इसके बाद हम देख रहे हैं फॉस्फेट, फिर
CH2 के साथ जुड़ी हुई है पेंटोज शुगर और जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस गुआनिन। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं फॉस्फेट CH2 पेंटोज शुगर और जुड़ा हुआ है साइटोसिन और इसके बाद हम देख रहे हैं OH ग्रुप जो है वो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो ये है DNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसके बाद हम देखते हैं जो DNA होता है, जो क्रोमेटिन फाइबर होता है, मतलब क्रोमेटिन फाइबर जो होता है न्यूक्लियस के अंदर वो दो तरीके का होता है। एक होता है यू क्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो जो लूजली कॉइल्ड एंड लाइट स्टेन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर इज कॉल्ड यू क्रोमेटिन एंड हाईली कॉइल्ड एंड डार्क स्टेन्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर इज कॉल्ड हेट्रोक्रोमेटिन। तो जो यू क्रोमेटिन है वो इट इज़ एक्टिव फॉर्म एंड हेट्रोक्रोमेटिन इट इज़ इनएक्टिव फॉर्म। ओके, तो जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो क्रोमेटिन फाइबर न्यूक्लियस के अंदर एक हाईली कॉइल्ड थ्रेड की फॉर्म में होता है। तो अभी हमने देखा यहाँ कि यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन दो तरीके का क्रोमेटिन फाइबर है। एक न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन फाइबर है वो दो तरीके के अरेंजमेंट में है, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। जो हाईली कॉइल्ड है उसे हम उस पोर्शन को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और जो लूजली कॉइल्ड पोर्शन है उसे हम कहते हैं यू क्रोमेटिन। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DNA या जेनेटिक मटेरियल। नंबर 1, DNA हैज़ कैपेसिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। DNA के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को डबल कर सकता है। DNA हैज़ केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। DNA जो है केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है। न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। ना कुछ पॉइंट 4 अगर हम देखें, इट इज़ ए सोर्स फॉर म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। पॉइंट 5, TMB एंड AIDS आर हैज़ द जेनेटिक मटेरियल RNA। नाउ 6 पॉइंट, DNA हैज़ कैपेसिटी टू इम्प्रूव इट्स एरर। DNA जो है अपनी एरर को भी इम्प्रूव कर सकता है, उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि अगर उसमें कोई एरर है तो उसे वो कवर कर लेगा। जैसे A ऑलवेज कंबाइन विद T एंड C ऑलवेज कंबाइन विद G। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ता है। अगर रॉन्ग पेयरिंग होगी तो DNA हैज़ कैपेसिटी टू इम्प्रूव द एरर इनसाइड इट। नाउ DNA इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। इस बात को प्रूव करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर DNA इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें एक आता है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट अभी हम समझते हैं। DNA act as a hereditary material. It is explained by Griffith in a source of experiment with Streptococcus pneumoniae bacteria. He observed that it has two types of culture. तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने ये देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें दो तरीके की कल्चर होती हैं। कल्चर स्मूथ बैक्टीरिया विद कोट दैट इज़ नोन एज एस बैक्टीरिया एंड इट इज़ पॉइजनस और विरुलेंट। ये जहरीले थे तो इसीलिए इन्हें विरुलेंट कहा गया। रफ कॉलोनीज बैक्टीरिया विदाउट कोट जिन्हें हम आर बैक्टीरिया कहते हैं, दीज आर नॉन पॉइजनस और नॉन विरुलेंट। तो ये कैसे पता चला कि ये विरुलेंट है या ये नॉन विरुलेंट है? तो इसके लिए देखें फर्स्ट स्टेप, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि रफ थे, ठीक है, रफ कॉलोनीज थी, उन बैक्टीरिया को उन्होंने एक वैक्सीन बनाकर माइस को दिया और उन्होंने देखा माइस जो है वो सर्वाइव हो गई, लाइव हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइजनस नहीं है। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का इंजेक्शन बनाकर वैक्सीन बनाकर उन्होंने माइस को दिया तो उन्होंने देखा माइस गॉट डाई। तो इट मीन्स एस बैक्टीरिया आर द पॉइजनस, दे आर विरुलेंट, जो कि ख़तरनाक है। तो ये जो हैं एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहलाए गए। इसके बाद उन्होंने थर्ड स्टेप में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड कर देने के बाद एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मर गए, ठीक है। और जब उसका वैक्सीन बनाकर उन्होंने माइस को दिया तो माइस जिंदा रही, ठीक। अब फोर्थ स्टेप में उन्होंने क्या किया कि ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वाली वैक्सीन थी, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो हीट किल्ड थे, उसके साथ पहले से ही आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि नॉन विरुलेंट थे, दोनों को मिक्स किया और उसके बाद वैक्सीन लगाकर जब माइस को दिया तो माइस गॉट डाइड।
तो ये बात समझ में नहीं आई कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया तो पहले से ही नॉन पॉइजनस थे और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया हीट किल्ड थे, तब माइस क्यों जो है डाई हुई, माइस क्यों नहीं सरवाइव हुई, माइस क्यों जो है माइस की डेथ क्यों हुई। तो इस बात के लिए जो है ओसवाल्ड एवेरी मैकलेओड मैककार्टी ने इस एक्सपेरिमेंट को समझाया, तो इसीलिए इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से जाना गया। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से जाना गया। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, इसमें देखें, इन्होंने ये बताया हीट किल्ड एस बैक्टीरिया एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया व्हेन दे मिक्स्ड दे गिव टू माइस डाई बिकॉज हीट किल्ड प्रोसेस बैक्टीरिया वर डाई, कि हीट किल्ड प्रोसेस में बैक्टीरिया जो हैं वो मर चुके थे। बट एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वॉज द पॉइजनस, एस बैक्टीरिया के जो डीएनए था वो पॉइजनस था। एंड दिस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया डीएनए ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जो लिविंग बैक्टीरिया थे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो पहले नॉन पॉइजनस थे, वो नॉन पॉइजनस बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के हीट किल्ड बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल जो कि विरुलेंट कैरेक्टर को रखता था, तो वो डीएनए जो है लिविंग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो पहले नॉन विरुलेंट थे वो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल की वजह से विरुलेंट में बदल गए। इट रिजल्ट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया बिकम पॉइजनस, सो इट प्रूव्स डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो अभी हमने फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट देख लिया और हम ये बात समझ चुके। अब हम देखते हैं हर्शे एंड चेज दूसरा एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। एक मटेरियल डीएनए जेनेटिक मटेरियल हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के जरिए भी है। तो इसमें हम देखें, दे ग्रो सम वायरसेस इन ए मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सल्फर इन बैक्टीरियोफेज वायरस। तो सबसे पहले दिस एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। नंबर 1 इन्फेक्शन, नंबर 2 ब्लेंडिंग, नंबर 3 सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले बैक्टीरियोफेज वायरस लिए, इसमें S35 नाम का रेडियो एक्टिव लिया, और दूसरे में हम देख रहे हैं एक बैक्टीरियोफेज है जिसके अंदर फॉस्फोरस 32 जेनेटिक मटेरियल है रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो इन्फेक्शन में हम देख रहे हैं बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है वो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ इन्फेक्शन, इस प्रोसेस को कहा गया इन्फेक्शन। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो S35 और P35 जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का वो ई कोलाई के अंदर आ जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है, जेनेटिक मटेरियल जो कि फ्री फॉर्म में है इसमें आ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के बाद हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक हाई स्पीड रोटेटरी डिवाइस के अंदर जब इस बैक्टीरिया की कल्चर को घुमाया जाता है तब यहाँ पर जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को हम देखेंगे कि रिज़ल्ट लिखना यहाँ ज़रूरी होता है कि नो रेडियो एक्टिविटी S35 डिटेक्टेड इन द सेल। सेल के अंदर जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तब नो रेडियो एक्टिविटी S35 डिटेक्टेड इन द सेल। तो रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं दिखाई दे रही है, एंड रेडियो एक्टिविटी S35 डिटेक्टेड इन सुपरनाटेंट, और सुपरनाटेंट के अंदर रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है किस केस में, S35 के केस में। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद रेडियो एक्टिविटी S35 के केस में बैक्टीरियल कॉलोनी में तो दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, बैक्टीरियल कॉलोनी में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सुपरनाटेंट में दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम फॉस्फोरस 32 के केस में देखते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो रिज़ल्ट है वो हम देखते हैं रेडियो एक्टिविटी P32 इज़ डिटेक्टेड इन द सेल एंड नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सुपरनाटेंट। तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर दिखाई देनी चाहिए। तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये डीएनए की वजह से हुआ है, जिससे ये प्रूफ होता है कि डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। डीएनए इज़ देयर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ passed
फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। तो ये कॉन्क्लूज़न फाइनली हम ये देखते हैं कि डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट हमने देखा। अब आता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन in eukaryotic organization, in much more complex, it has the positively charged basic protein made up of basic amino acids residue लाइसिन एंड आर्गिनाइन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके अंदर दो अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन एंड आर्गिनाइन। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म a unit of 8 molecule, that's why it is called histone octamer। ठीक, तो इसीलिए हम इसे हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। इफ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज ए टिपिकल मेमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड, अगर हम डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट करें तो सिंपली बाय मल्टीप्लाई ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर with the distance between the two consecutive base pair, that is 6.6 multiply 10 की power 9 base pair multiply 0.34 multiply 10 power 9 मीटर बेस पर बेस पेयर, इट कम्स टू अप्रॉक्स। तो करीब करीब अगर हमने इसको जब निकालते हैं तो हम देखते हैं ये आती है 2.2 मीटर। तो जो लेंथ है डीएनए की वो आती है 2.2 मीटर। नाउ डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में हम यहाँ पर डिस्टिंग्विश देखें। दिस एंजाइम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, और एंड आरएनए पॉलीमरेज, दिस एंजाइम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। दिस एंजाइम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नाउ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में क्या डिस्टिंग्विश होता है अब हम देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। यानी नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट तीनों के मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। नाउ न्यूक्लियोसाइड, इट इज़ ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ ए नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बनने से जो बनता है उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम देखें तो इसमें दो कंपोनेंट हैं, उसमें नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर हैं न्यूक्लियोसाइड में, और न्यूक्लियोटाइड में तीनों कंपोनेंट हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। नाउ सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, इट इज़ फॉर्म्ड बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में देखें इट इज़ ए कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नाउ न्यूक्लियोटाइड अगर हम देखें इट इज़ एसिडिक इन नेचर, और न्यूक्लियोसाइड में देखें इट इज़ स्लाइटली बेसिक इन नेचर। तो ये है डिस्टिंग्विश न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में। नाउ चारगॉफ रूल, चारगॉफ रूल जो है देखते हैं। चारगॉफ रूल, चारगॉफ रूल के अंदर मेनली हम देखें तो 4 पॉइंट हैं। तो हम देखते हैं, प्यूरिन एंड pyrimidine बेस आर इक्वल इन अमाउंट। जैसे A+G हम जानते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन ये तो प्यूरिन है, और C+T जो है वो साइटोसिन और थाइमिन ये pyrimidine है। तो जितना प्यूरिन होगा उतना pyrimidine होगा, इक्वल अमाउंट में होता है। ये है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ अगर हम देखें, मोलर मास ऑफ एडेनिन इक्वल टू थाइमिन एंड गुआनिन टू साइटोसिन। जो मोलर मास एडेनिन का है वो थाइमिन के बराबर होगा, एंड गुआनिन का जो है वो साइटोसिन के बराबर होगा। अब हम थर्ड पॉइंट देखें, इस शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट अकर इक्वल प्रोपोर्शन। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, द रेशो ऑफ A+T इज़ ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए स्पीसीज G+C। ठीक, तो ये 4 रूल हैं जिसमें हम देख रहे हैं A+T का जो रेशो है वो G+C के रेशो में हर स्पीसीज़ में कांस्टेंट होता है। अगर हमें एक परसेंटेज निकालनी हो तो इसे बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखें जैसे, इफ़ इन DNA साइटोसिन इज़ 20% देन फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ
अदर बेसिस। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं प्यूरिन जो होता है वो पिरिमिडिन के बराबर होता है। तो A प्लस G में दोनों प्यूरिन आ गए और T प्लस C में दोनों पिरिमिडिन हो गए। ठीक, तो अब इसमें जो अमाउंट है वो साइटोसिन का दिया हुआ है। साइटोसिन जो है वो 20% है। तो जितना साइटोसिन होता है उतना गुआनिन होता है, यानी C का अमाउंट G के बराबर होता है। तो जब C 20 है तो गुआनिन 20 है। तो अब हम देख रहे हैं प्यूरिन पिरिमिडिन दोनों बराबर बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें साइटोसिन 20 है तो गुआनिन 20 है, तो 40% हो गया, तो बचा 60%। तो 60% बचा, तो इसका मतलब थाइमिन जो है 30% होगा और एडेनिन 30% होगा, क्योंकि ए जो है जितना होता है एडेनिन जितना होता है उतना थाइमिन होता है और साइटोसिन जितना होता है वो गुआनिन होता है। तो इस तरीके से चारगॉफ रूल के हिसाब से हम किसी भी नाइट्रोजनस बेस की परसेंटेज या कॉन्सेंट्रेशन जो है डीएनए में निकाल सकते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर, अब हम देखें डीएनए की स्ट्रक्चर। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड इज द लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल मेड अप ऑफ हेलिकली ट्विस्टेड टू एंटी पैरेलल पॉली डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रैंड्स हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन सम वायरसेस। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, वो वायरस के अंदर मिलता है, वो है 5×174। उस वायरस का नंबर है 5×174, जिसके अंदर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। द टू स्ट्रैंड of the DNA are togetherly called DNA duplex. It has the diameter 20 angstrom. DNA के जो प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं स्ट्रैंड, उसमें जो डायमीटर बनता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। द coiling produce alternate major and minor grooves. One turn of the spiral has the distance of 34 angstrom and it contain the 10 deoxyribonucleotide in each strand, so the distance between the two adjacent nucleoside is 3.4 angstrom and deflection of the pitch angle is 36 degree. Each deoxyribonucleotide is formed of phosphoric acid, deoxyribose sugar and nitrogenous base. इसमें हम देखते हैं एडेनिन ऑलवेज कंबाइन विद थाइमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड साइटोसिन ऑलवेज कंबाइन विद जी यानी गुआनिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब हम देखते हैं डीएनए जो है वो दो तरीके का है, लीनियर डीएनए एंड सर्कुलर डीएनए। डीएनए एंड्स ऑफ विच आर फ्री। इट अकर्स इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियाई, सर्टेन प्रोकैरियोटिक पीपीएलओ, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम सेल ऑर्गेनेल। ये होता है लीनियर डीएनए। इसके बाद सर्कुलर डीएनए अगर हम देखें, इट अकर्स इन बैक्टीरिया एंड रैंडमली इन ऑटोनोमस सेल्स ऑर्गेनेल्स जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। इन सर्कुलर डीएनए इज वन इन विच फ्री एंड्स आर एब्सेंट। सर्कुलर डीएनए में फ्री एंड एब्सेंट होते हैं क्योंकि वो तो सर्कुलर है, और लीनियर डीएनए में फ्री एंड्स आर प्रेजेंट क्योंकि उसके एक जो है 2 साइड होंगे, 2 कोने होंगे, इसीलिए इसके अंदर जो है फ्री एंड होते हैं। लीनियर डीएनए में फ्री एंड होते हैं, सर्कुलर डीएनए में फ्री एंड नहीं होते हैं। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन। DNA replication occurs in S phase of cell cycle, and DNA replication and cell division cycle are generally well coordinated, and failure of cell division after DNA replication is called cause polyploidy. Now अगर हम देखें DNA replication, एक DNA से 2 DNA बनने के प्रोसेस को DNA replication कहते हैं। अब अगर हम देखें कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है उसकी रिएक्शन को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। द रिएक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। क्रिक proposed the unidirectional
or one-way flow of information DNA to RNA is called transcription and form RNA to polypeptide is translation। तो हम देखें इसके दो स्टेप होते हैं। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं एंड आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। टेमिन 1970 found that the retrovirus performed the central dogma reverse that involves the reverse transcription or timinism, forming DNA from RNA। तो हम देखते हैं जब ये प्रोसेस जो होता है रिवर्स हो जाता है और रिवर्स हो जाता है डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से फिर दोबारा डीएनए बना, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि रेट्रोवायरस के अंदर टेमिन नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। नाउ डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर दोबारा डीएनए बन गया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में प्रोटीन नहीं बनता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के केस में प्रोटीन नहीं बनता है। ठीक, द प्रोसेस इन विच डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए एंड आरएनए इज कन्वर्टेड into DNA again in the presence of reverse transcriptase enzyme is called reverse transcription. In this condition, protein is not formed. अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है। देखें, डीएनए से आरएनए बनना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है अगर हम देखें तो सेल दो तरीके की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं और यूकैरियोटिक सेल होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर हम देखें तो डीएनए जो है उसमें हम देख रहे हैं इसके दो एंड हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं एक प्रोमोटर साइट है और एक टर्मिनेटर साइट है। ठीक है, प्रोमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट। तो अब इसमें होगा क्या कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर साइट से इसके अंदर एंटर होगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर साइट से टर्मिनेटर साइट की तरफ बढ़ेगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशिएशन। एलोंगेशन हम देख रहे हैं कि प्रोमोटर साइट से आरएनए पॉलीमरेज एंटर होने के बाद ये इसके मिड पोर्शन में आ गया एलोंगेशन, और एलोंगेशन में आते आते उसने क्या किया कि जो डीएनए था, डीएनए के एक पोर्शन को, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ कट लगाया इसने, और कट लगाने के बाद एक पार्ट को, डीएनए के एक पार्ट को उसने कट करके अपने साथ ले लिया। यहाँ पर एलोंगेशन प्रोसेस हो रही है। एलोंगेशन के बाद इसमें डीएनए में ये खासियत होती है, स्पेशलिटी होती है कि जो चीज़ भी ऊपर से अनकॉइल हो रही होती है उसे वो रिकॉइल करता हुआ चलता है। ठीक है, तो और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर से टर्मिनेटर की साइड में बढ़ता रहेगा और अपने साथ डीएनए के एक कट पोर्शन स्ट्रैंड को अपने साथ लेके चलेगा। और फाइनली हम देख रहे हैं टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन के अंदर डीएनए दोबारा से रिकॉइल हो गया और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम निकल गया, और जो उसने कट सेक्शन कट किया था आरएनए का वो अलग आ गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये कहलाता है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। बैक्टीरिया के अंदर होने वाले ट्रांसक्रिप्शन को हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फ्री फॉर्म में होता है। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हम देख रहे हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये एक जो है डीएनए स्ट्रैंड दिखाया है। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड आया है। अब ये जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है ये दो स्टेप में पूरा होता है, एक होती है कैपिंग और एक होती है टेलिंग। तो एग्ज़ाम में पूछेंगे, डायग्राम बनाने के लिए बोर्ड में बहुत आता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कैपिंग और टेलिंग, कैपिंग और टेलिंग। अब इसमें क्या होती है, इसमें देखें, इसमें आरएनए की स्प्लिसिंग होती है। स्प्लिसिंग क्या होती है? स्प्लिसिंग देखें, डीएनए से जो जेनेटिक मटेरियल होता है उससे कोड हमेशा रिलीज़ होते रहते हैं। वो कोड जो हैं, क्योंकि वो प्रोटीन्स न्यूक्लियस से चलते हैं और ईआर की तरफ, तो वो कहलाते हैं एक्सॉन। ठीक है, तो हम स्प्लिसिंग क्या कहेंगे? एडिशन ऑफ एक्सॉन एंड रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। तो जो कोड डीएनए से चलते हैं वो ईआर तक पहुंचते पहुंचते वहाँ पर वही कोड जो डीएनए से चला है वही कोड आरएनए, जो कोड डीएनए से चला है वही कोड पहले न्यूक्लियस से निकलकर पहले मैसेंजर आरएनए रिसीव करेगा, उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए, और उसके बाद वो आरआरएनए की फॉर्म में बदलकर जो है
ER पर पहुंचकर पॉलीराइबोसोम की चेन बना लेगा। तो ये पॉलीराइबोसोम की जो चेन है हम देख रहे हैं मैसेंजर RNA से tRNA होती हुई rRNA की फॉर्म में पॉलीराइबोसोम की चेन बनती चली जा रही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये पॉलीराइबोसोम की चेन बनी और इसके बाद हम देख रहे हैं इसमें इसके 2 स्टेप हैं, कैपिंग एंड टेलिंग। तो कैपिंग एंड टेलिंग इसका क्या मतलब है, अब देखते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। एक एंजाइम होता है MGPPP यानी मिथाइल, इसे हम कहेंगे मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू द 5' एंड ऑफ HNRNA। तो HNRNA के 5' एंड से MGPPP एंजाइम का जुड़ना कैपिंग कहलाता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं टेलिंग प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस एडिनाइल रेजिड्यू are added at 3' end and HNRNA is now called mRNA and get transported out to the nucleus translation। nucleus translation, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टेलिंग। ठीक, तो हमने कैपिंग और टेलिंग हमने ये समझा और हमने यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इसका ये हमने डायग्राम देखा। कैपिंग और टेलिंग 2 स्टेप पूरे हुए और यहाँ पर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी है, स्प्लिसिंग किसे कहते हैं, एडिशन ऑफ एक्सॉन एंड रिमूवल ऑफ इंट्रॉन इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। जो कोड होते हैं वो जेनेटिक कोड होते हैं, वो ट्रिपलेट कोडोन होते हैं जो DNA से लगातार निकलते रहते हैं। अभी हम DNA के जो कोड हैं वो हम जेनेटिक कोड में देखेंगे, इनिशिएटिंग कोडोन, टर्मिनेटिंग कोडोन, अनएम्बिजियस कोडोन, डीजेनरेट कोडोन, यूनिवर्सल कोडोन, वो जेनेटिक कोड जब होगा तब हम समझेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का ऐसे बनेगा जो कि 2 स्टेप में पूरा हुआ, कैपिंग एंड टेलिंग। अब आता है ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो उसमें ट्रांसलेशन आप लोगों को बताऊंगा। ट्रांसलेशन प्रोसेस सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम ट्रांसलेशन, लैक ऑपेरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जेनेटिक कोड, DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे और हम देखेंगे नीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो अंटिल यू वेट फॉर सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज की जो डेट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने सोचा कि इस डेट में एक वीडियो बनाना चाहिए। वो डेट है राम मंदिर की स्थापना, जो कि 22 जनवरी। आज पूरा देश जो है राम नाम की भक्ति में डूबा हुआ है और हम बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की हम मना रहे हैं कि मोदी जी के प्रयासों से राम मंदिर की स्थापना हुई, जो कि हमारे लिए और बल्कि सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट अगेन। अंटिल, बाय बाय।